हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स देखा था। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि आपके गवर्नमेंट बजट चैप्टर का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर पर्पस अदर देन क्रिएशन ऑफ फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना, ये पर्पसफुली होते हैं। मतलब पहले से इनके मतलब तय होता है कि ये एक्सपेंडिचर है हमारे, और फाइनेंशियल एसेट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो ये एक्सपेंडिचर करती है। सब्सिडी आर एन इम्पोर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट विच एम एट इंक्रीजिंग वेलफेयर। सब्सिडी जो देती है ना गवर्नमेंट, वो इसी एक्सपेंडिचर के तहत आता है। फिर देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमने एक्सपेंडिचर पढ़ा था फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है ना, उसी के बारे में ही है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, जो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट और जो पहले से ही पर्पसफुली क्रिएट हुए हैं, उसे ही कहते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, उसमें क्या होता है, there are expenditure of the government which result in the creation of physical or financial asset or a reduction in financial liabilities। इसमें फाइनेंशियल लाइबिलिटीज कम होती है। ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं, वो वाले बता रहे हैं ये, जिसमें फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स का वो होता है, क्रिएशन होता है। दिस इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, loans advanced by central government to the state and the union territory government, PSUs and other parties। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी और जो बाकी अदर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनको जो लोन, उनके लिए इन्वेस्टमेंट, उनकी मशीनरी, उनकी बिल्डिंग, उनकी लैंड, सबके लिए जो करती है ना, वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। आगे देखते हैं बैलेंस, सरप्लस एंड डिफिसिट बजट। The government may spend an amount equal to the revenue. This is known as balance budget। जितनी रेवेन्यू है उसके इक्वल ही अगर गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, तो उसे क्या कहते हैं, बैलेंस बजट। और व्हेन एस्टिमेटेड रेवेन्यू आर मोर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, देन द बजट इज सेड टू बी सरप्लस। जब एक्सपेंडिचर जो होता है वो बढ़ जाता है एस्टिमेटेड रेवेन्यू से, तब उसे हम क्या कहते हैं, सरप्लस। और जब एक्सपेंडिचर एक्सीड करता है रेवेन्यू को, दिस इज व्हेन द गवर्नमेंट रन्स अ बजट डेफिसिट। मतलब जब बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू से ऊपर हो जाता है, एक्सीड हो जाता है, तब वो क्या कहलाता है, बजट डेफिसिट। आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, ये सब होते हैं। प्राइमरी डेफिसिट, और चलिए पढ़ते हैं पहले रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। इट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के ऊपर जब एक्सेस हो जाता है ना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, तभी क्या लगता है, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये होता है उसका फॉर्मूला। अभी इट इंक्लूड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट द करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और इसमें वही ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते हैं जिसका करंट इनकम और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पर अफेक्ट करता हो। आगे देखते हैं फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। इट इज द सम ऑफ बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। फिजिकल डेफिसिट जो होता है ना, वो थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। इसमें जो भी बोरोइंग्स होती है और जो अदर लायबिलिटीज होती है गवर्नमेंट की, वो होता है। इफ इट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ये दरअसल जो डिफरेंस होता है ना गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर और उसकी रिसिप्ट से, बोरोइंग को हटा करके, वो होता है फिजिकल डेफिसिट। अभी इसका फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। अभी नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं, आर दोस रिसिप्ट विच आर नॉट बोरोइंग्स एंड दे आर
for do not give rise to debt. Example are recovery of loans and the proceeds from sales of PSU. ये वो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल होते हैं ना, जिसको हमने किसी से लिया नहीं होता है, और ये क्या होता है, इस पे हमको डेप्ट नहीं देना पड़ता है, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। अभी इसका एग्जाम्पल क्या है, जो लोन की रिकवरी होती है और जो हम किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेचते हैं, तो उससे जो हमें मिलता है वो होता है इससे। अभी ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू नेट बोरोइंग एट होम प्लस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। इसमें आपको समझ में आ रहा है, नेट बोरोइंग फ्रॉम एट होम एंड मतलब अपना खुद के गवर्नमेंट से लेना, जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट हो गया, फिर उसके बाद आरबीआई से लेना, फिर आरबीआई हमारी सेंट्रल बैंक हो जाती है, और फिर बोरोइंग एट होम क्या होता है, स्टेट बैंक हो जाती है, फिर अब्रॉड से लेना, तो ये होता है ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। अभी प्राइमरी डेफिसिट देखेंगे, इट इज सिंपली द फिजिकल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट। अभी इसका फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट था ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। तो नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट और नेट डोमेस्टिक लेंडिंग। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं फिजिकल पॉलिसी। वन ऑफ केनेथ मेन आइडिया इज द जनरल theory of employment, interest and money was that government physical policy should be used to stabilize the level of output and employment. तो इसका मेन आइडिया क्या था कि जो लेवल ऑफ आउटपुट है और एम्प्लॉयमेंट है उसको स्टेबल करना। The government directly affects the level of equilibrium income in two specific ways: government purchase of goods and services and increase aggregate demand, and taxes and transfer affect the relation between income and disposable income. गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली मतलब वो जो हमारा इक्विलिब्रियम इनकम है ना, उसको दो वे से अफेक्ट करता है गवर्नमेंट। कैसे, एक जो है कि परचेस ऑफ गुड, जो गवर्नमेंट जो परचेस करती है ना गुड्स एंड सर्विसेज, और उसका डिमांड और उसके टैक्स को मतलब कंट्रोल करने के लिए, उसके डिमांड को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करती है, और जब उसको ट्रांसफर करती है ना, मतलब लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि गवर्नमेंट परचेस करके और तब वो अपने हिसाब से ट्रांसफर करती थी गुड्स एंड सर्विसेज को, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। जिससे क्या है कि इकोनॉमिक बैलेंस रखने के लिए वो करती थी। तो ये वही बता रहे हैं कि इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, ट्रांसफर इफेक्ट किस पे पड़ता है, इनकम, और जो इनकम एक एम्प्लॉय की जनरेट होती है और जो उसका वो यूज करता है, डिस्पोजेबल इनकम। अभी डिस्पोजेबल इनकम में क्या होगा, द इनकम अवेलेबल फॉर कंजप्शन एंड सेविंग विद द हाउस होल्ड। ये मैंने बताया अभी आपको, जो इनकम जब किसी एम्प्लॉयमेंट से किसी को इनकम मिलती है और वो उसका कहाँ कहाँ खर्च करता है, वो होता है डिस्पोजेबल इनकम। और इसी में यही बताया है कि या तो वो कंजप्शन के लिए खर्च करेगा या तो वो सेविंग करेगा। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। व्हेन जीडीपी राइसेस, डिस्पोजेबल इनकम आल्सो राइसेस बट बाय लेस देन द राइज इन जीडीपी बिकॉज अ पार्ट ऑफ इट्स साइफोन ऑफ एस्पेक्ट्स। जब जीडीपी बढ़ता है ना, तो डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती है, पर वो जो मतलब इतनी नहीं बढ़ती है, लाइक जीडीपी के टर्म्स में इतनी ज्यादा इनकम नहीं बढ़ती है। दिस हेल्प्स लिमिट द अपवर्ड फ्लक्चुएशन इन कंजप्शन स्पेंडिंग। और ये उसको लिमिट, किसको लिमिट करता है, जो फ्लक्चुएशन होती है ना, जो ज्यादा ही अपवर्ड फ्लक्चुएशन हो जाएगी कंजप्शन में, उसको ये लिमिट करता है। ड्यूरिंग अ रिसेशन व्हेन जीडीपी फॉल्स, डिस्पोजेबल इनकम फॉल्स sharply, less sharply, and consumption does not drop as much as it otherwise would have fallen had the tax liability have been fixed. जब रिसेशन हुआ था तो जीडीपी गिर गई थी, बट जीडीपी के कंपेयर में इनकम मतलब इतनी नहीं गिरी थी, लेस हुई थी, और कंजप्शन में कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा था, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी जो है वो फिक्स्ड है। दिस रिड्यूस द फॉल इन एग्रीगेट डिमांड एंड स्टेबलाइज द इकोनॉमी। और इससे क्या हुआ कि जो डिमांड एग्रीगेट, जो ज्यादा डिमांड थी ना, वो नॉर्मल हुई एग्रीगेट, और उससे
इकोनॉमी को स्टेबलाइज होगा, मतलब ओवर जो लोग खरीदते थे वो कम हुआ होगा, ये बोल सकते हैं। ओवर बाइंग परचेसिंग कैपेसिटी जिसकी ज्यादा थी वो ज्यादा खर्च करते थे, वो कम हुआ होगा, ये बोल सकते हैं रिसेशन में। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी चेंजेस इन टैक्सेशन, a cut in tax increase disposable income at each level of income। अभी क्या कह रहे हैं, कट इन टैक्स इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम एट ईच लेवल ऑफ इनकम, दिस शिफ्ट द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर स्केड्यूल अपवर्ड बाय अ फ्रैक्शन सी ऑफ द डिक्रीज इन टैक्सेशन। सी यहाँ पे कंजप्शन की बात कर रहा है। A tax cut increase will cause an increase in consumption and output। यहाँ का इंक्रीज कंजप्शन मतलब हो रहा है रिडक्शन, मतलब अगर टैक्स रेट ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कंजप्शन वो हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा एम्प्लॉय का, क्योंकि उसकी सैलरी का कुछ पार्ट तो वो ज्यादा ही अगर टैक्स में दे दे रहा है तो वो अपना कंजप्शन कैसे खर्च कर सकता है। और आउटपुट, द टैक्स मल्टीप्लायर इज निगेटिव मल्टीप्लायर, जो टैक्स मल्टीप्लायर होता है होगा वो निगेटिव होगा। अभी यहाँ पे द टैक्स मल्टीप्लायर इज स्मॉलर इन एब्सोल्यूट वैल्यू कंपेयर टू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर। दिस इज बिकॉज एन इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग डायरेक्टली अफेक्ट टोटल स्पेंडिंग, whereas tax enter the multiplier process through their impact on disposable income, which influence household consumption। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो टैक्स मल्टीप्लायर है ना वो स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो कि किससे कंपेयर करता है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग मल्टीप्लायर से कंपेयर होता है। क्योंकि टैक्स मल्टीप्लायर क्या हुआ, मतलब हम इंडिविजुअल और गवर्नमेंट से उसका कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। दिस इज बिकॉज एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग डायरेक्टली अफेक्ट टोटल स्पेंडिंग, वेयरएज टैक्स एंटर द मल्टीप्लायर प्रोसेस। अभी जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है उसके कंपेयर में जो डायरेक्टली अफेक्ट किसको करता है, वो जो टैक्स एंटर करता है ना मल्टीप्लायर प्रोसेस में उसको अफेक्ट करता है। Proportional taxes not only lower consumption at each level of income but also lower the slope of the consumption function। जो स्लोप जो कर्व बनता है ना उसकी बात कर रहे हैं। अभी discretionary fiscal policy, if investment fall government spending can raise so that the autonomous expenditure and equilibrium income remain the same। The deliberate action to stabilize the economic is often referred to as a discretionary fiscal policy। अगर इन्वेस्टमेंट गिरेगा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग रेज करेगी सो दैट द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर एंड इक्विलिब्रियम इनकम रिमेन द सेम। तो अभी जो हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर खर्चे है और जो हमारी इनकम है वो इक्विलिब्रियम रहे और सेम रहे, इसलिए गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग ज्यादा करेगी इन्वेस्टमेंट अगर गिर जाएगा तो। This deliberate action to stabilize the economic is often referred to as this, और इसी को क्या कहा जाता है, discretionary fiscal policy। आगे देखते हैं डेब्ट। Budgetary deficit must be financed by either taxation, borrowing, or printing money। Government have mostly relied on borrowing, giving rise to what is called the government debt। Government debt की बात कर रहे हैं यहाँ पे। debt मतलब क्या होता है, किसी से उधार लेना। अभी perspective on appropriate amount of government debt। One is whether government debt is a burden and two is the issue of financing the debt। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं बता रहा है, सिंपल सी चीजें बता रही है। गवर्नमेंट बोरिंग फ्रॉम द पीपल रिड्यूस द सेविंग अवेलेबल टू द प्राइवेट सेक्टर। अभी अगर वो गवर्नमेंट जो डेब्ट है वो पब्लिक से लेगा तो जो सेविंग्स है लोगों की वो तो रिड्यूस हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर में। जाहिर सी बात है कि वो सेविंग्स में से ही तो देंगे, यूज करते हैं ना इन्वेस्टमेंट पर्पस से। दे विल अंडरस्टैंड दैट बोरोइंग टुडे मींस हायर टैक्सेस इन द फ्यूचर। They would increase savings now, which will fully offset the increased government saving, so that nation savings do not change। This view is called Ricardian equivalence after one of the greatest 19th century economists। अभी कुछ और पर्सपेक्टिव देख लेते हैं डेफिसिट और डेब्ट पे।
One of the main criticism of deficit is that they are inflationary. वो ups and downs उसके होते हैं deficit के. This is because when the government increase spending or cut taxes, aggregate demand increase. ये कब होता है? जब गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग इंक्रीज कर देता है, टैक्स कट कर देता है, तब डिमांड बढ़ जाती है. Firms may not be able to produce higher quantities that are being demanded at the ongoing price. अब जो करंट प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे फर्म्स जो होती है वो ज्यादा क्वांटिटी नहीं बना सकती हैं, इसीलिए ऐसा होता है. अभी डेफिसिट रिडक्शन क्या होता है? गवर्नमेंट डेफिसिट कैन बी रिड्यूस बाय एन इंक्रीज इन टैक्स और रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर. अभी जब गवर्नमेंट जब अपना एक्सपेंडिचर है वो अगर रिड्यूस कर दे और टैक्स को बढ़ा दे, तब ये डेफिसिट होता है. कटिंग बैक गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इन वाइटल एरियाज लाइक एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन एक्सेट्रा वुड एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमी. अभी अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन पे अपना जो इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर है, वो कम कर देगी, तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट किस पे पड़ेगा? इकोनॉमिक पे, क्योंकि ये हमारी जीडीपी पे असर डालते हैं. If an economic experience a recession and GDP falls, tax revenue fall because firms and households pay lower tax when they earn less. सिंपल सी बात है ना, जब इकोनॉमी गिरेगा, रिसेशन आएगा, जब एम्प्लॉय के पास कम सैलरी आएगी तो वो टैक्स भी कम भरेगा, तो इससे क्या होगा? लॉस किसको होगा? गवर्नमेंट को होगा. दिस मीन्स दैट डेफिसिट इंक्रीज इन अ रिसेशन एंड फॉल्स इन बूम इवन विद नो चेंज इन फिजिकल पॉलिसी. अभी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2023 देखते हैं क्या है. इट वॉज इनेक्टेड इन अगस्त 2003. ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट एक्ट कब लॉन्च किया गया था. ठीक है. which marked a turning point in physical reforms, binding the government through an institution framework to pursue a prudent फिजिकल पॉलिसी. कुछ भी इसमें बस इसी के थ्रू काम करना है, ऐसा ही बताया गया है. जैसे जिस एक्ट होता है उसके थ्रू ही काम होता है ना हर जगह, वैसे. द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर intergenerational equity and long-term macroeconomic stability by achieving a sufficient revenue surplus, removing physical obstacles to monetary policy, and effective debt management by limiting deficit and borrowings. अभी मेन फीचर्स क्या है इसके देख लेते हैं. इट मैंडेट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट टू नॉट मोर देन 3% ऑफ जीडीपी. अभी इसने मैंडेट कर दिया कि जीडीपी का 3% ही फिजिकल डेफिसिट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं. एंड टू एलिमिनेट द रेवेन्यू डेफिसिट बाय मार्च 2009, 31 मार्च 2009, एंड देयर आफ्टर बिल्ड अप adequate revenue surplus. अभी आगे क्या बता रहे हैं? It requires a reduction in the physical deficit by 0.3% of GDP each year and revenue deficit by 0.5%. If this is not achieved through tax revenue, the necessary adjustment has to come from a reduction in expenditure. अभी वो फिजिकल डेफिसिट में 0.3% रिडक्शन और रेवेन्यू डेफिसिट में 0.5% डेफिसिट कह रहे हैं करने को. अगर नहीं होता है टैक्स रेवेन्यू के द्वारा तो नेसेसरी एडजस्टमेंट करके उसको करना होगा. The actual deficit may exceed the target specified on the ground of national security, natural calamity, or such other exceptional grounds as the central government may specify. अभी कुछ भी हो, टारगेट एक्सीड हो या कम हो, जो भी हो, उसका गवर्नमेंट अपना रीजन देती है. The central government shall not borrow from the Reserve Bank of India except by way of advance to meet temporary excess of cash disbursement over cash session. अभी सेंट्रल बैंक जो है वो आरबीआई से पैसे नहीं ले सकती है, एक्सेप्ट कब बस एक ही रीजन से ले सकती है, जब एडवांस टेम्पररी कैश जो मीट करना होता है ना गवर्नमेंट को, उसके पहले. अभी आरबीआई मस्ट नॉट सब्सक्राइब टू द प्राइमरी issues of central government security from the year 2006 to 7. Measures to be taken to ensure greater transparency is in physical operation. The central government to lay before both the houses of parliament the three statement, medium term physical policy statement, the physical policy strategy statement, and the macroeconomic framework statement along with the annual financial statement. अभी ये तीन जो स्टेटमेंट है उसको पार्लियामेंट के सामने, बोथ पार्लियामेंट के सामने उसको रखना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को.
The medium-term physical policy statement sets a 3-year rolling target for specific physical indicators. 3 साल के लिए होता है मीडियम वाला, and examine whether revenue expenditure can be financed through revenue receipt on a sustainable basis on how प्रोडक्टिविटी कैपिटल रिसिप्ट। और इसमें ये देखा जाता है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसके थ्रू हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हो सकता है कि हमें और एक्सेस की जरूरत पड़ेगी कैपिटल की। और फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट सेट्स द प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट इन फिजिकल एरिया, एग्जामिन करंट पॉलिसी एंड जस्टिफाइंग एनी डेविएशन इन इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल मेजर्स। ठीक है। The macroeconomic framework statement assesses the perspective of economic with respect to the GDP growth rate, the fiscal balance of the central government and the external balance. ग्रोथ रेट चेक करती है माइक्रोइकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अभी a quarterly review of the trends in receipt and expenditure in relation to the budget will be placed before both house of parliament. अभी क्वार्टरली रिव्यू भी दिया जाता है दोनों पार्टीज के सामने पार्लियामेंट में। The act applies to the central government. However, 26 states have already enacted fiscal responsibility legislation, which has made the rule-based fiscal reform program of the government based border-based. अभी इस पॉलिसी में ऑलरेडी 26 स्टेट शामिल हो चुके हैं। आगे देखते हैं। ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज emphasizes that the act is an important institutional mechanism to ensure physical production and support macroeconomic balance. There have been fears that welfare expenditure may be reduced to meet the target mandated by the act. अभी गुड्स एंड सर्विस जीएसटी आया ना, मैंने आपको पहले बताया कि जीएसटी आया, आपको भी तो पता ही है कि जीएसटी आया हुआ है, आप लोग तो खुद ही जीएसटी का देते होंगे हर जगह बिल जीएसटी इंक्लूड करके। अभी जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। इट इज अ सिंगल कम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स ऑपरेशनल फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये भी आपको याद रखना है कि आया कब से था। ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो एक्साइज ड्यूटी था ना उसकी जगह अब जीएसटी हो गया इनडायरेक्ट टैक्स में। अभी अंडर जीएसटी देयर आर 6 स्टैंडर्ड रेट्स अप्लाइड, दैट इज 0%, 3%, 5%, 12%, 18% एंड 28% ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। ये भी आपको याद कर लेना है क्योंकि ये भी पूछता है। GST is the biggest tax reform in the country since independence and was rolled out on the midnight of 30 June 1st July 2017 during a special midnight session of the parliament. और ये 30 जून 1 जुलाई को रात को ही लागू हुआ था। अभी it is a destination based consumption tax with facility of input tax credit in the supply chain. It is applicable throughout the country with the rate for one type of goods and services. ठीक है। It has amalgamated a large number of central and state tax and seizes. It has replaced a large number of tax on goods and services levied on the production, sale of goods or the provision of services. Under GST, the tax is charged at every stage of supply and the credit of tax paid to the previous stage is available for set off at the next stage of supply of goods and services. अभी ये क्या कह रहे हैं कि हर स्टेज पे जीएसटी चार्ज होता है, नेक्स्ट स्टेज सप्लाई के लिए भी फिर जीएसटी लगता है। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं ना, यहाँ से वहां ट्रांसफर होने का, उसी का बात कर रहे हैं। इट इज सच इफेक्टिवली अ टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई, मतलब हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन होता है। गुड्स एंड सर्विसेज हैज अबॉलिश्ड द फॉलोइंग टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वही बताया ना, एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ एक्साइज, additional duties of excise, additional duties of custom, special additional duty of custom, service tax and central surcharges. Constitutional provision for GST में संविधान में हमारे कहाँ पे है इसका प्रोविजन, ये देखते हैं। द फर्स्ट 101 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो रिसीव हुआ है बाय ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, has received assent of the President of India on 8 September 2016. The amendment introduced Article 246A in the Constitution, cross empowering Parliament and legislature of the state to make law and refers the goods. मतलब कौन सा आर्टिकल है? 246A। और ये कभी पास हुआ था? 8 सितंबर
प्रेसिडेंट के द्वारा। असेंट कब हुआ था प्रेसिडेंट के द्वारा? 8 सितंबर 2016 को। अभी प्रोडक्ट केप्ट आउटसाइड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, 5 petrol products have been kept out of GST for the timing, but the passage of time they will get some in GST। मतलब जब जीएसटी लागू किया गया था तब 5 पेट्रोल पंप जो थे पेट्रोल प्रोडक्ट वो इसमें इंक्लूड नहीं थे, बट कहा गया था कि बाद में इंक्लूड होंगे। मे बी अब इंक्लूड हो चुका होगा क्योंकि 2017 में आया था जीएसटी और अब तो 2024 चल रहा है। अभी स्टेट गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू लिवी वॉट वेट वैल्यू एडिशन टैक्स ऑन एल्कोहलिक लिकर और फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अभी ये जो लिकर होता है, शराब होती है, उस पे हम स्टेट गवर्नमेंट का ही रहेगा, जितना वो चाहेगी वो वेट लगा सकती है, वैल्यू एडिशन टैक्स लगा सकती है। अभी टोबैको एंड प्रोडक्ट्स विल बी अट्रैक्ट बोथ जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब टोबैको जो है उस पे दोनों का होता है, जीएसटी भी लगाएगा टैक्स अपना और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगाएगा। अब बेनिफिट्स क्या है जीएसटी के? It has facilitated the freedom of movement of goods and services and create a common market in the country। अभी ये हर जगह कॉमन है तो फिर ये हमारे पूरे कंट्री में कहीं से भी कोई भी मूवमेंट करेगा उसके लिए सेम ही रेट रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि स्टेट अपना अपना लगाएगी, वो वाला सिस्टम नहीं रहेगा। सिर्फ 2 प्रोडक्ट को छोड़ के, लीकर को छोड़ करके और टोबैको पे तो दोनों का रहता है। It is aimed at reducing the cost of business operation and the cascading effect of। अभी ये business operation के cost को reduce करने के लिए लाया गया था। It has also reduced the overall cost of production which will make Indian product services more competitive in the domestic and international। अभी ये reduce किया है cost of production का, जिसकी वजह से जो Indian product है वो domestic as well as international में भी अपना मतलब अपना प्लेस बना सके। It will also result into higher economic growth as GDP is expected to rise by about 2%। अभी भी जीडीपी हमारी कम नहीं है, ठीक पहुंच गई है, पहले से तो ठीक ही है। इस बार भी जब आया था बजट उसमें देखा था हमने। Compliance will also be easier as all tax payment related services like registration, returns and payment are available online through a common portal। अब सब चीज ऑनलाइन हो गया है तो बहुत इजी हो गया है। It has expanded the tax base, introduced higher transparency in the taxation system, reduced human interface between taxpayer and government, and is furthering ease of doing। मतलब easy हो गया है हर किसी के लिए, आइदर वो टैक्स पेयर हो या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिनको ये सब कैलकुलेट करना है, उसके लिए, दोनों के लिए बेटर हो गया। तो इसी पे आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, एंड आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके एग्जाम्स के पहले आपको क्लियर कर दूं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए एंड ऑल द बेस्ट।